बड़ी खबर आप तक पहले पहुंचाएंगे, जिसमें आगरा से आती खबर। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नाम बदला गया। जामा मस्जिद स्टेशन का शासन से जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश आ चुका है। अब यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन नाम की होर्डिंग हटाकर अब ये नए नाम की कामेश्वर मेट्रो स्टेशन नाम की होर्डिंग यहां पर लगाई है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, आगरा से आती तस्वीरें, जहां पर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, जिसकी डिमांड की जा रही थी लोगों की तरफ से। कामिर कुरैशी और जानकारी देंगे इस पर। कामिर कुरैशी, यही वहां के लोगों की भी मांग थी कि इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाए, और लीजिए अब जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। मनकामेश्वर नाम मेट्रो स्टेशन नाम पड़ा है नया। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखा जाए। सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया और अब उन्होंने आदेश दे दिया है कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया और उसका नाम मनकामेश्वर कर दिया गया। हालांकि जुलाई में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा का दौरा किया था तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि इसका जल्द से जल्द नाम बदला जाएगा। हालांकि इस पूरे को लेकर आगरा में ताजपूर्वी से सिकंदराबाद स्टेशन है, जिसमें जामा मस्जिद स्टेशन का नाम अब बदला गया है। हालांकि पिछले साल 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जब आगरा आए थे, उसी वक्त आगरा मेट्रो को उन्होंने निरीक्षण भी किया था। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से जामा मस्जिद का नाम बदलकर स्थानीय प्राचीन जो शिव मंदिर है मनकामेश्वर, उसके नाम पर रखने की मांग उठाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दे दिया गया था। हालांकि तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस स्टेशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेशन रखने की भी मांग की जा रही थी। लेकिन अब जो क्योंकि इसी स्टेशन के पास ही काफी प्राचीन मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, उसी मंदिर के नाम पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है, जिसको अब मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामिर कुरैशी जानकारी के लिए। तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नया नाम जो है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन पड़ चुका है, जिसके नाम की होर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर लग चुकी है। और आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आती हुई, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के आज दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम धामी और उनके मंत्री पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे होंगे और रामलला के दर्शन के बाद शाम को सीएम धामी अपनी कैबिनेट के साथ वापस अपने राज्य देहरादून लौट जाएंगे। निमिष गोस्वामी मेरे सहयोगी अयोध्या से इस समय लाइव मौजूद हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। निमिष, क्या तैयारियां की गई हैं अयोध्या में? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए, रामनगरी तो अपने राम भक्तों के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और 22 जनवरी के बाद से लगातार राम भक्तों का जो जनसैलाब है वो अयोध्या आ रहा है। ऐसे में वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी विशेष तैयारियां रहती है। गेट नंबर 11 से सभी जितने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट है वो राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेगी। लगभग 10:45 पर धामी की कैबिनेट अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगी, जहां से सीधे राम जन्मभूमि परिसर में जाएगी। इस दरमियान भगवान रामलला का दर्शन पूजन होगा। वहीं पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी अंग वस्त्र और भगवान का प्रसाद उनको भेंट करेंगे और इसके साथ ही धामी कैबिनेट राम जन्मभूमि परिसर में ही प्रसाद के साथ भोजन दोपहर का भी वहीं ग्रहण करेंगे और इसके बाद फिर एयरपोर्ट से ही अपने गंतव्य को दोबारा वापस होंगे। इसके लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जगह जगह धामी कैबिनेट का स्वागत किया जाएगा। जो एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेता तो राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट से और राम जन्मभूमि परिसर तक आने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बाकायदा इस जिधर से धामी कैबिनेट को लाया जाएगा वहां से बाकायदा एक लेन खाली है और सीधे आम जनमानस को, राम भक्त जो दर्शन कर रहे हैं उनको कोई इस वीआईपी मूवमेंट से दिक्कत ना हो, इसको लेकर के एक वीआईपी मार्ग भी अलग कर दिया गया है, जिससे कि जो दर्शन मार्ग है उसमें लोगों को कोई सुविधा ना हो, दर्शन है वो अनवरत चलता रहे। इसके अलावा गेट नंबर 11 वो मार्ग है जो सीधे सुग्रीव पथ की तरफ से आते हुए सीधे धर्मपथ होते हुए राम जन्मभूमि परिसर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राम धामी पूरे अपनी कैबिनेट के साथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर उनका दर्शन पूजन करेंगे और इस दरमियान
धामी कैबिनेट का राम जन्मभूमि परिसर में स्वागत होगा। उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया जाएगा। भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद भी दिया जाएगा। जी कंचन। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका निमेश गोस्वामी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरें अपने दर्शकों को बताएंगे। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे ही रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ, जहां पर तैयारियां उनके स्वागत की गई है रामलला के दर्शन कराने की। निवेश के महाकुंभ की अब बात करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। यानी कि आज दूसरे दिन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कवायद जारी रहने वाली है। आज सुबह 10 बजे का समय है जब आयोजित FDI कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल होने जा रहे हैं और दोपहर 3 बजे आयोजित AI कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया और आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का दूसरा दिन है। तो राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर सीएम आवास पर उद्योगपतियों और अधिकारियों के लिए एक डिनर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम योगी ने उद्योगपतियों के साथ डिनर किया और इस दौरान कुछ उद्योगपति सीएम योगी से बात करते हुए भी नजर आए। तो कई बड़े उद्योगपति इस समय इस महाकुंभ, निवेश के महाकुंभ में मौजूद हैं, जहां ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक डिनर का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम मेहमानों के साथ, उन उद्योगपतियों के साथ डिनर भी किया, जिस दौरान आपने देखा कि ये कुछ बड़े उद्योगपति जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ चर्चा करते हुए भी नजर आए। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है उन्होंने। अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई में 4 मोर्चों से चढ़ाई हो रही है, जिसमें फायदा किसका होगा यह अब आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव से बगावत के बाद बदला लेने के लिए सियासी मैदान तैयार कर चुके हैं और उस रण में ताल ठोक रहे हैं, जहां मुकाबला चौतरफा होने वाला है। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर अखिलेश यादव अब खुलकर बोलने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? जिस पर अब स्वामी मौर्य ने भी पलटवार किया है। नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इसलिए जो लाभ सबको दे रहे होंगे वो लाभ हमें भी दिए होंगे। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद माने नहीं रखता है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैं नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय महासचिव था, बहुजन समाज पार्टी वैचारिक मतभेद पर मैंने छोड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा, तो अब नई पार्टी के ऐलान से स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। आरएसएसपी के नाम से स्वामी मौर्य की नई पार्टी तैयार हो रही है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी में पूर्व एमएलए और सांसद शामिल हो सकते हैं। ओबीसी और दलित चेहरों को जोड़ने की कोशिश हो रही है।
यानी इस पार्टी के गठन से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी बल्कि मायावती को चुनौती मिलेगी। हालांकि एक बार फिर मायावती ने साफ कर दिया कि लोकसभा का रण वो अकेले लड़ने वाली हैं। किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने की घोषणा के बावजूद गठबंधन की अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बसपा के बिना कुछ पार्टियों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बसपा आने वाला चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी इस बार यूपी में 4 मोर्चे पर चुनावी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस और आखिरी मोर्चे पर बीएसपी, जो अकेले चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अब 4 मोर्चों पर लड़ा जाना तय माना जा रहा है। इन 4 मोर्चों में सबसे अहम और खास बात है वो है बीजेपी की, और जबकि दूसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी और तीसरा मोर्चा कांग्रेस का नजर आ रहा है। बीएसपी भी अकेले मैदान में नजर आ रही है। इसके अलावा अब 5वां मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो खुद को बहुत ज़्यादा एका करके दिखा रहा था, उसकी गठबंधन की गांठें अपने आप खुल गई हैं और 80 के आंकड़े की जो बातचीत हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए नई पार्टी का ऐलान किया है, उससे तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश में मुकाबला चौतरफा हो चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी अखिलेश यादव का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने गाजीपुर की गरीब जनता की भावनाओं का सम्मान किया है। मेरी कोशिश होगी कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरे। अफजाल ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी के लोग 400 के पार का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके व्यवहार में घबराहट भी दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश किए जाने के आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ये जो सूची आई है जिसमें मेरा नाम है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गाजीपुर के लिए मुझे इस योग्य समझा। और अब गाजीपुर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है। मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पेश होंगे। अमेठी से सुबह करीब 10 बजे सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। एक बड़ी अपडेट आज की दे रहे हैं आपको। मानहानि के मामले में वारंट जारी होने के चलते सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है राहुल गांधी को। बीजेपी नेता ने केस दर्ज करवाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में ये केस दर्ज करवाया गया था, जिस पर आज पेशी होनी है। दोपहर बाद अमेठी से रायबरेली के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। इनकी यात्रा, राहुल गांधी न्याय यात्रा रवाना होगी और आज पेश भी हो जाएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज अमेठी से रायबरेली पहुंचने जा रही है। दोपहर 2 बजे के बाद में न्याय यात्रा के रायबरेली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। रायबरेली के कांग्रेसियों ने यात्रा को लेकर पूरी तैयारी करी हुई है। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव न लड़ने से लोग निराश हैं। हालांकि स्थानीय कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक आज लखनऊ में होगी। तो बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें आज एक और बड़ा दिन बैठक का। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 3:30 बजे से ये बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी वैजयंत जय पांडा, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुजफ्फरनगर में एनआईए की दस्तक, टाइमर बॉम्ब मामले में पहुंची है एनआईए। पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। आरोपी के घर जाकर जांच पड़ताल, 4 देसी बम के साथ अरेस्ट हुआ था यह आरोपी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है अभी। नगर कोतवाली इलाके का मामला। उधर लखीमपुर खीरी में थाने में फरियाद लेकर आए 2 पक्षों में जमकर मारकुटाई हो गई। ये मामला संपूर्ण नगर थाने का है, जहां पर कोचिंग पढ़ने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई। दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मारकुटाई कर रहे थे। दोनों ही तरफ से कई लोग घायल भी हुए हैं। छोटी सी बात कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपिटाई शुरू हो गई। और देखते ही देखते जो ये कहासुनी है, जो मारकुटाई में शुरू हुई, इसमें कई लोगों को चोटें भी आ गई। दोनों पक्ष में जमकर लात घूंसे चले हैं। थाने में रखी कुर्सियां भी चली हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। और आइए बढ़ते हैं आगे झांसी से खबर, जहां पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद ट्रक में लदे नामी कंपनी के घी के पैकेट्स बिखर गए सड़क पर, और देखते ही देखते घी के पैकेटों को लूटने की होड़ मच गई। घी के पैकेट लेकर मौके से भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल हो गया। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के शिवपुरी नेशनल हाईवे का है। हादसा फाइनेंस के एक ट्रक को रोकने की वजह से हुआ। ट्रक को जैसे ही रोकने की कोशिश की गई, ट्रक ने आगे खड़े दूसरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, और पीछे से टक्कर लगने की वजह से ट्रक की जो ये पूरी बॉडी है वो फट गई। ट्रक अंदर से पूरा खुल गया, जिसके अंदर घी के पैकेट्स थे, वो निकलकर बाहर आ गए, और आसपास के लोग वहां पहुंचे घी लूटने के लिए। झांसी के बाद खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। थाना शेरगढ़ इलाके में कोसी रोड पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है, और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ ऑटो लिफ्टर गोली लगने से घायल हो गया। राकेश निषाद हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। बदमाश के कब्जे से सामान भी बरामद कर लिया गया है। शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो विगत में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में संलिप्त थे, वो फिर किसी वारदात की फिराक में कोसी की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना शेरगढ़ की पुलिस के द्वारा शेरगढ़ कोसी रोड पर चेकिंग आरंभ करेगी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया, तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक के पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम राकेश निषाद बताया, जो कि पलवल का रहने वाला है। इसके पास से एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो कि विगत में थाना शेरगढ़ से ही चोरी हुई थी, तथा जब इसकी तलाशी ली गई तो एक कट्टा भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई हैं। बढ़ते आगे हरदोई से खबर, जहां पर मामूली से विवाद में फायरिंग हो गई। लाइसेंसी बंदूक और तमंचे से फायरिंग कर डाली गई। पीड़ित युवकों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। मैं अंकित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद हरदोई। आज डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बावन चुंगी, जो कि थाना कोतवाली शहर अंतर्गत आता है, यहाँ 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया है। सूचना के बाद मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंचकर यहाँ पे जांच की जा रही है। जांच में अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि गाड़ी को हटाने को लेके 2 पक्षों में वाद विवाद, गाली गलौज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़